हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमएसडी 10 की। आपकी जो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर का पेपर होता है एमए का, ठीक है, उसका जो सेक्शन है एमएसडी 10 प्रेमचंद की कहानियाँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पुराने पेपर्स में आए हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं, और उन्हीं को पढ़ करके उन्हीं के बेसिस के आधार पर आप जो अपना आंसर ढंग से बना के लिख सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में हम एक वन शॉट वीडियो होगा, एक ही वीडियो में आपकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी जो बार बार कॉमनली पूछी जाती है, और उन्हीं से आपका जो है पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है, इतना वास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। जो पहला प्रश्न आता है आपका व्याख्या वाला, राइट, पहला प्रश्न सबको परेशान करता है ना। इस प्रश्न के अंदर जो भी इस प्रश्न की भी कुछ एक तरीका है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आइए। तो सबसे पहले अपन अगर देखें तो देखिए, आप पहला प्रश्न आपका व्याख्या वाला आता है, उसमें आपको व्याख्या करनी है, राइट, वो अनिवार्य है, ठीक है। और शेष में जो बाकी में 3 प्रश्न करने हैं, उन 3 प्रश्नों की अपन यहाँ चर्चा कर लेंगे। मतलब आपको टोटल कितने प्रश्न करने होंगे? 4 प्रश्न करने होंगे इस पेपर में, ठीक है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो प्रेमचंद जी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे। ऑब्वियसली बात है, प्रेमचंद जी की कहानियों का ही पूरा सब्जेक्ट है, तो उन्हीं की कहानियों को आधार बना करके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद जी का काफ़ी वास्टली जो है स्टडी करी जाती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। सो पहला प्रश्न आपका ये है कि प्रेमचंद के स्त्री संबंधी दृष्टिकोण पर जो है प्रकाश डालिए, कि महिलाओं को लेकर के उनका क्या दृष्टिकोण था, ठीक है। सो भूमिका पढ़ते हैं पहले, कि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के पहले कथाकार है जिन्होंने स्त्री को करुणा की वस्तु नहीं, सामाजिक यथार्थ की पीड़िता और संघर्षशील इकाई के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी स्त्री दृष्टि सुधारवादी, यथार्थवादी और मानवतावादी है, ठीक है। मतलब स्त्री दृष्टि कैसी है उनकी? रूढ़िवादी नहीं है, ठीक है, पुरानी सोच वाली नहीं है, ठीक है, भोग वाली वस्तु मानने की नहीं है। उनकी दृष्टि है सुधारवादी, उनकी यथार्थवादी और मानवतावादी, ठीक है। स्त्री की सामाजिक स्थिति का जो यथार्थ का चित्रण उनके यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रेमचंद ने स्त्री को पितृसत्तात्मक समाज की शिकार के रूप में दिखाया। ऑब्वियसली बात, आज भी अपन देखते हैं कि लेडीज की स्थिति कैसी है, कि मेल जो है डोमिनेट करते हैं फीमेल्स पे, राइट। सो ये उस टाइम के भारत में जब काफ़ी ज़्यादा सामंतवाद था, या फिर काफ़ी ज़्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, तब भी वो जो है मुखरता से इन चीज़ों को लिखते हैं। उनकी एक कहानी है कफन, राइट। कफन की बुदिया, सदगति की जालपा और नमक का दरोगा की स्त्रियां सामाजिक असहायता की प्रतीक है। तो इनको आप अपने आंसर में लिखिएगा। कफन की एक कैरेक्टर है बुदिया, सदगति की है जालपा, और नमक का दरोगा की स्त्रियां सामाजिक असहायता का प्रतीक है। स्त्री और शोषण, स्त्री को उन्होंने दहेज, बाल विवाह, विधवा जीवन, यौन जो शोषण से जोड़ा। बेटों वाली विधवा, ये कहानी है उनकी, कि विधवा स्त्री सामाजिक विडंबना को उजागर करती है। निर्मला उनका उपन्यास है जिसमें निर्मला दहेज प्रथा की शिकार जो है नजर आती है, ठीक है। तो ये उनकी स्थिति जो है प्रेमचंद जो है अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से जाहिर करते हैं। स्त्री की चेतना और विद्रोह कैसा दिखाया गया है? प्रेमचंद की स्त्रियां केवल सहनशील नहीं है बल्कि चेतनशील भी है। सेवा सदन उनका उपन्यास है, कि सुमन सामाजिक पाखंड के विरुद्ध खड़ी होती है। गबन, ये भी उनका उपन्यास है, कि जालपा आत्मगलानी और नैतिक संघर्ष का उदाहरण है। तो ये एग्जाम्पल जो है ना, ये रचनाओं के एग्जाम्पल, ये आप अपने आंसर्स में इंक्लूड करिएगा ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो का पर्पस बेसिकली आपको आंसर किस तरह लिखना है उसके लिए तैयार कर देना है, ठीक है। सो इसको उसी पर्पस से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट। स्त्री पुरुष की समानता के उदाहरण भी वो करते हैं, कि वो कहते हैं कि प्रेमचंद स्त्री को पुरुष से कम नहीं मानते हैं ना। स्त्री और पुरुष की समानता का वो विपक्षधर रहते हैं। वे शिक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के विपक्षधर है। कहानी है उनकी एक स्त्री और पुरुष में, ये दृष्टि उनकी स्पष्ट होती है। ये तो एक उनकी कहानी है, उसके अंदर ये दृष्टि भी स्पष्ट होती है। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं अपन, कि प्रेमचंद की स्त्री दृष्टि आधुनिक, यथार्थवादी, सामाजिक न्याय पर आधारित है, ठीक है। आधुनिक है, यथार्थवादी है, और सामाजिक न्याय पर जो है बेस्ड है। वे स्त्री को दया नहीं अधिकार दिलाने वाले लेखक है। मतलब स्त्री के अधिकारों को लेकर के वो काफ़ी सजग रहते हैं, और उनकी मुखरता जो उनके साहित्य में नजर आती है कहानियों और उपन्यासों में, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। स्त्री की चेतना पर अगर कोई प्रश्न आता है प्रेमचंद को लेकर के, तो आप इस प्रश्न को बेस बना करके अपना आंसर लिखोगे। दलित चेतना पर भी काफ़ी जो है प्रेमचंद ने लिखा है, तो डेफिनेटली इस पर प्रश्न बार बार पूछते हैं। उनकी एक कहानी है सदगति। तो दलित चेतना के संदर्भ में सदगति कहानी का मूल्यांकन कीजिए। क्या भूमिका है? सदगति प्रेमचंद की सबसे तीव्र दलित चेतना युक्त कहानी है। यह जातिगत शोषण, धार्मिक पाखंड, अमानवीय व्यवस्था का यथार्थ दस्तावेज है, ठीक है। कहानी का सार क्या है उनकी, कि दुखी चमार, दुखी एक नाम है, ठीक है। आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता है, अदरवाइज मैं बता दूं आपको। दुखी नाम का एक चमार, बेसिकली आप बेसिकली कह सकते हो लोअर क्लास का एक आदमी है। दुखी चमार
अपनी बेटी की शादी के लिए पंडित घासीराम की यहाँ बेगार करता है। अत्यधिक श्रम और अमानवीय व्यवहार से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आप देख पा रहे हो दलित चेतना के ऊपर लिखने का स्तर कैसा उनका। ठीक है, वो यहाँ पर इसकी जगह दलित भी लिख सकते थे या फिर और शब्द भी इस्तेमाल कर सकते, बट ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया, इससे ही एक्चुअल में यथार्थ का पता लगता है कि उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, ये शब्द अपने आप में एक गाली है, तो उन्होंने इस तरह से है दलित चेतना को बहुत मुखरता से लिखा है। ठीक है, दलित शोषण का यथार्थ क्या है कि दुखी को मजदूरी नहीं मिलती, केवल पुण्य का झूठा आश्वासन दिया जाता है। क्या कहा जाता है कहानी में दुखी को कि तुम ब्राह्मणों की सेवा करो और तुम्हें पुण्य मिलेगा, या दान करो, ब्राह्मणों को दान करो, ऐसा। तो ये झूठा आश्वासन है, पुण्य करके जो है बेसिकली शोषण का चेहरा नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था की क्रूरता इसमें उजागर होती है सदगति कहानी में। ठीक है, धर्म और पाखंड यह दिखता है कि पंडित घासी राम धर्म का उपयोग शोषण के औजार के रूप में करता है। मृत्यु के बाद भी दुखी को सदगति नहीं होती। यही कहानी का तीखा व्यंग्य है कि दुखी जब मर जाता है ना उनके घर घासी राम के घर के बाहर ही, फिर भी उनको तनिक भी दया नहीं आती उसके ऊपर, उसको यूं ही छोड़ के वो अपने घर में बंद हो जाते हैं और ऐसा। तो काफ़ी व्यंग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है यहाँ पर, और दलितों की जो वास्तविक स्थिति है वो यहाँ पे पता लगती है। दलित चेतना का स्वर यहाँ पे क्या दिखता है, कहानी दलित जीवन की निराशा, व्यवस्था और असमानता को दर्शाती है। यह चेतना भावुक नहीं, यथार्थवादी और विद्रोहवादी है। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि सदगति दलित विमर्श की आधारशिला है। प्रेमचंद या समाज के नैतिक पतन पर कठोर प्रहार करते हैं। ठीक है, सो आपका दलित चेतना पर कोई प्रश्न आएगा तो आप यहाँ से लिखोगे उसको। नाउ इसके बाद एक कहानी है बेटों वाली विधवा। कहानी कला की दृष्टि से बेटों वाली विधवा का विश्लेषण कीजिए। कहानियों के नाम आएंगे, उसके हिसाब से आपको उन कहानियों का विश्लेषण करना है। जनरली एक दो कहानियों का नाम से ही पूछा जाता है, कभी कभी वो भी रिपीट होती है। सो कहानियाँ कितनी है, बहुत सारी है। प्रेमचंद के 7 खंड लिखे हैं उन्होंने, है ना, मानसरोवर नाम से। ठीक है, इसमें तकरीबन 300 कहानियाँ हैं। ठीक है, अब इसमें से कितनी पढ़ें समझ में नहीं, इतना पॉसिबल भी नहीं है कि पढ़ें उनको सबको बैठ के। सो इसके लिए क्या है, एक ही तरीका है कि आप एनालिसिस करो कि कौन कौन सी कहानियाँ बार बार से पूछी जाती है। ऐसी 5 से 7 कहानियाँ आप देख जो उनको है दिमाग में रखो कि अच्छा इस कहानी का ये कंटेक्स्ट है, ये कंटेक्स्ट है। ठीक है, उसी को आधार बना करके आपको लिखना है। मोटा मोटा उनकी जो है उनकी प्रवृत्तियाँ वही रहती है, वो सबको उनकी जो लेखन शैली है वो ऑलमोस्ट सारी कहानियों में एक जैसी रहती है। कहीं ना कहीं उनका मोरल जो होता है, मोरल जो है लास्ट में स्टोरी निकल के आता है। ठीक है, सो कहानी कला की दृष्टि से बेटों वाली विधवा का विश्लेषण कीजिए। तो भूमिका क्या है, कहानी सामाजिक व्यंग्य और स्त्री विमर्श का सशक्त उदाहरण है। सो सबसे पहली बात तो कि भूमिका क्या है उस कहानी की, है ना। कथा वस्तु का मतलब कहानी में लिखा क्या गया है। तो देखिए कथा वस्तु क्या है बेटों वाली विधवा कहानी की। कथा वस्तु ये कि विधवा स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा रहता है, बेटों की संख्या से तय होता है। विधवा स्त्री के प्रति समाज का दृष्टिकोण उसके बेटों की संख्या से तय होता है, ये उसकी कथा वस्तु है। पात्र चित्रण कैसा है इसके अंदर कि विधवा स्त्री पीड़ा, व्यंग्य और सामाजिक विडंबना का प्रतीक है। समाज कैसा दिखता है यहाँ पे, स्वार्थी और संवेदनहीन दिखता है। उस विधवा के प्रति जो समाज का जो रुख होता है वो बेसिकली स्वार्थ से भरा हुआ और संवेदनहीनता से है जो भरा रहता है। ठीक है, सो ये पात्र चित्रण इस प्रकार का। शिल्प कैसा है, मतलब किस प्रकार की शैली में लिखी गई ये कहानी, तो व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, संकेतात्मक कथन है कि प्रेमचंद सबको दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी जो मानसिकता कैसी है, बेसिकली समाज को दिखाना चाहते हैं, तो संकेतात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। व्यंग्यात्मक शैली में जो अपनी भाषा को लिखते हैं। भाषा कैसी है, भाषा है उनकी सरल, व्यवहारिक और लोक जीवन से जुड़ी हुई। आप सब जानते हैं हिंदुस्तानी शैली में जो है प्रेमचंद ने अपना अधिकांश साहित्य लिखा है। हिंदुस्तानी शैली जिसे आज की हिंदी बोलते हैं, उस टाइम पे हिंदुस्तानी नाम से प्रचलित थी, जो महात्मा गांधी से उन्होंने ग्रहण करी थी। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं इस कहानी में, कहानी कला की दृष्टि से सामाजिक चेतना की सशक्त रचना है। तो बेसिकली विधवाओं से रिलेटेड आज भी अपने समाज में किस तरह की स्थिति है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो उस टाइम पे कितनी बुरी स्थिति रहती होगी। ठीक है, आज तो खैर स्थिति में सुधार आ चुका है, बट फिर भी स्टिल गाँवों के अंदर या फिर मार्जिनल एरियाज में आज भी स्थिति कहीं ना कहीं बहुत जटिल होती है। ठीक है, इसके बाद नोहरी का चरित्र चित्रण कीजिए। नोहरी जो है बेसिकली कहानी का एक पात्र है प्रेमचंद की। तो भूमिका है इसमें, नोहरी प्रेमचंद की दलित स्त्री पात्र है। सामाजिक स्थिति कैसी है, ये गरीब है, दलित और शोषित स्त्री है। ठीक है, इसके बाद संघर्षशील व्यक्तित्व है इसका, ये अत्याचार सहकर भी जीवटता बनाए रखती है। स्त्री चेतना कैसी है, इसमें मौन विरोध करती है, आत्मसम्मान को ये बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है, इसके बाद यथार्थवादी चित्रण वो करते हैं। प्रेमचंद का मानवीय दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट नजर आता है। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं, नोहरी शोषित स्त्री की सशक्त प्रतीक है। ठीक है, तो इस प्रकार का चरित्र चित्रण भी आपके पास में आ सकता है। तो आप क्या क्या लिखोगे उसमें, आप जैसे कि आप उसकी भूमिका लिख दोगे कि वो क्या है। ठीक है, हमेशा प्रेमचंद की जो कहानियाँ होती है उसमें कोई पात्र आता है तो या तो वह स्त्री होगा, है ना, पीड़ित स्त्री, या किसान होगा। ठीक है, या फिर कोई दलित होगा, है ना,
दलित, पीड़ित, शोषित, ऐसे वर्ग ही इनके कहानियों में आते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, सो आप सामाजिक स्थिति बताओगे उनकी, ये संघर्षशील व्यक्तित्व है, स्त्री चेतना, यथार्थवादी चित्रण, निष्कर्ष, और इस तरह खत्म करोगे। मनोवृत्ति कहानी बार बार पूछी गई, जैसे कि मैंने कहा कि 300 कहानियां हैं। ठीक है, इसमें से आपको कुछ ही पढ़नी है। अब कुछ ही पढ़नी है, माना कि अगर 20 से 25 कहानियां भी आपके सिलेबस में है तो भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो PYQ देखने के बाद पता लगता है कि कौन सी कहानी बार बार पूछी जा रही है। तो मनोवृत्ति वो उन कहानियों में से एक है जो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, सो मनोवृत्ति कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए कि मतलब इसका उद्देश्य क्या है इस कहानी का। ठीक है, सो भूमिका क्या है। मनोवृत्ति प्रेमचंद की मनोवैज्ञानिक यथार्थ पर आधारित कहानी है। इस कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य मानव मन का अंतर्द्वंद, सामाजिक बंधन और भावनात्मक दमन है। ठीक है, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है या केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है, तो ये व्यक्ति के आंतरिक इच्छाओं और बाह्य सामाजिक मर्यादाओं के बीच संघर्ष होता है। इसको जो है इस कहानी में काफी ज्यादा ढंग से दिखाया गया है। प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि मनुष्य का वास्तविक संघर्ष बाहरी नहीं है, आंतरिक होता है। कि अंदर जो व्यक्ति के अंदर जो मनस्थिति गुजर रही होती है वो उसका असली संघर्ष है, बाहर जो संघर्ष चल रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, उनका कहने का मतलब है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की कहानियां इसी तरह की होती है कि मन के अंदर मंथन, विचार मंथन जो है, विश्लेषण ज़्यादा चलता है। तो ये उसी प्रकार की कहानी, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि मनोवृत्ति मतलब मन के अंदर जो वृत्तियां चल रही है, बेसिकली व्यक्ति जो इनबिल्ट कैसा है अंदर से, उस पर जो लिखा गया है इस कहानी में। ठीक है, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व पे क्या लिखते हैं कि कहानी का प्रमुख पात्र मनोगी अपनी मन की भावनाओं को सामाजिक मर्यादा के कारण दबा देता है। जैसे कि आप करो सपोज दैट कि नॉर्मल सी चीज़, एक प्यार। ठीक है, किसी को गांव में, कोई गांव या शहर में कहीं पे भी है, ठीक है, उसको हो गया, पास में किसी से हो गया, बट वो उसको शो नहीं कर सकता है ना, उसको जाहिर नहीं कर सकता, या जाहिर कर भी दे तो लोक लाज के कारण या मर्यादा के कारण वो अपनी भावनाओं को दबाए रखता है। मतलब बेसिकली वो है दब जाता है इन चीज़ों से और वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो अपने अंतर्द्वंद से गुजरता है, मतलब अंदर द्वंद्व पैदा होता है, उसके डायलेमा बहुत ज़्यादा पैदा होता है, तो वो उस पर लिखते हैं। ठीक है, यह दमन धीरे धीरे मानसिक पीड़ा में बदल जाता है। प्रेमचंद या फ्राइड या मनोविज्ञान से पहले ही मनो की परतों को उजागर करते हैं। फ्राइड का मनोविज्ञान तो बाद में आया, बट ये उससे पहले भी जो है इस प्रकार की चीज़ें लिख चुके हैं प्रेमचंद। ठीक है, तो मन की परतों को उजागर करते हैं। सामाजिक दबाव का क्या प्रभाव होता है, तो समाज व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं रहने देता, पात्र अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रहता है, जिससे आत्मिक कुंठा जन्म लेती है। आत्मिक कुंठा का मतलब होता है अंदर ही अंदर पीड़ित महसूस करना, पीड़ित हो जाना, और उन पीड़ाओं का असर जो है असल जिंदगी में भी दिखने स्टार्ट हो जाना, ऐसा आत्मकुंठा। ठीक है, स्त्री मन का सूक्ष्म चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्रेमचंद स्त्री मन की संवेदनशीलता, संकोच, आत्मसंघर्ष को बड़ी गहराई से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कि एक स्त्री के मन में जो है कि क्या कितनी संवेदनशीलताएं होती है। ठीक है, वो कितने संकोच करती है, कितना आत्मसंघर्ष से गुजरती है, इसको बड़ा ही गहराई से वो मनोवैज्ञानिक ढंग से जो इस कहानी में लिखते हैं। ऐसी ही दृष्टि उनका निर्मला और सेवा सदन उपन्यास हो, उसमें सुमन से जुड़ी हुई भी दिखती है कि सुमन भी इस प्रकार के द्वंद्वों से गुजरती है, बट अंत में जो है सुमन जो है काफ़ी मजबूत कैरेक्टर के रूप में उभर के आती है और समाज को चुनौती देती है। ठीक है, भाषा और शिल्प कैसी मनोवृत्ति कहानी में, तो सरल, भावनात्मक और संकेतात्मक भाषा। अब देखो, मन की चीज़ों को लिखने के लिए आप साधारण सपाट भाषा में नहीं लिख सकते हो, तो थोड़ी संकेतात्मक भाषा में जो है आपको चीज़ें लिखनी पड़ती है। तो और प्रेमचंद ने भी यही किया, थोड़ा सा संकेतिक भाषा इसमें लिखी है उन्होंने। आंतरिक संवाद ज़्यादा होते हैं, मतलब इनर मोनोलॉग्यो, लेखक सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, खुद से बात करता ही जा रहा है, इस प्रकार का मोनोलॉग्यो। इसमें कोई दो कैरेक्टर नहीं, वो अकेला ही व्यक्ति सोचता जा रहा है, इस प्रकार का। ठीक है, निष्कर्ष से क्या कह सकते हो कि मनोवृत्ति का प्रतिपाद्य है मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने मन के भीतर होता है। यह कहानी प्रेमचंद की मनोवैज्ञानिक चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको, है ना। इसके बाद विध्वंस कहानी की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। ये कहानी भी ऐसी है जो बार बार पूछी गई है। तो मनोवृत्ति एक कहानी होगी, दूसरी है विध्वंस, ये भी बार बार पूछी गई है। ठीक है, भूमिका क्या है, प्रेमचंद जो है विध्वंस प्रेमचंद की सामाजिक राजनीतिक चेतना से युक्त कहानी है। यह कहानी सत्ता, हिंसा और मानवता के विनाश को केंद्र में रखती है। कहानी का तथ्य क्या है, सत्ता के नाम पर आम जनता का शोषण और नैतिक मूल्यों का पतन और सामाजिक अराजकता ही इस कहानी का तथ्य जो बन के आता है। हिंसा और विध्वंस, विध्वंस नाम से पता लग रहा है कि जहाँ विध्वंस हो रहा है वहाँ हिंसा हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरह आप जो शब्दों को ऑटोमेटिक लिंक कर सकते हो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वो फ्लो में आ जाता है। ठीक है, तो कहानी ये दर्शाती है कि जब सत्ता विवेकहीन हो जाती है तो समाज का नैतिक विध्वंस निश्चित होता है। यह स्थिति आज की राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में भी देखी जा सकती है। ठीक है, मानवता का संकट वहां दिखता है। ठीक है, प्रेमचंद दिखाते हैं कि विध्वंस केवल भौतिक नहीं, मानवीय संवेदनाओं का भी होता है। पात्रों का संवेदनहीन आचरण इसी प्रकार का जो है प्रमाण है। ठीक है, समझ में आ रही है आपकी चीज। इसके बाद समकालीन प्रासंगिकता क्या है। समकालीन प्रासंगिकता का मतलब आज इस कहानी का क्या औचित्य है, आज के कंटेक्स्ट में ये है कि नहीं है, या फिर ये आप इसका मतलब नहीं रहा इस कहानी का। तो ऑब्वियस सी बात, आज तो और ज्यादा है। आज भी युद्ध, दंगे, सत्ता, लालच समाज को तोड़ रही है और इवन ज्यादा है
ठीक है, चाहे आप इसराइल फिलिस्तीन का वॉर देख लो, चाहे यूक्रेन और रूस का वॉर देख लो, या फिर संयुक्त अरब अमीरात में, या फिर उधर जो जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लो, या फिर आप देखो कि अफ्रीका के नेशंस हैं उनके अंदर जो इंस्टेबिलिटी देख लो, आप देखोगे कि सबका सब क्या है, लालच। सबका एक ही क्या है, ग्रीड, पावर। यही आज की समकालीन प्रासंगिकता है, मनोवृत्त। ऐसा नहीं कि जो ये सब करते हैं उनको द्वंद्व नहीं होता है, उनको भी द्वंद्व होता है, ठीक है, बट वो द्वंद्व से गुजरते हुए भी जो है ऐसे गलत कार्य करते हैं। और ये समाज में तो और ज़्यादा देखने को मिलता है। समाज में छोटे स्तर पर होता है और विश्व में जो विश्व के स्तर पर बड़े स्तर पर होता है, बस फर्क इतना सही है। ना विध्वंस आज के समय में और अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। भाषा शैली कैसी है, गंभीर हुई, यथार्थवादी, प्रतीकात्मक भाषा है, तीखा सामाजिक व्यंग्य यहाँ देखने को मिलता है। निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं कि विध्वंस केवल कहानी नहीं, चेतावनी है। यह प्रेमचंद की दूरदर्शी सामाजिक दृष्टि को प्रमाणित करती है, ठीक है। इस प्रकार इन लाइंस को आप लिखोगे। हाँ, तीसरी कहानी आपकी सुजान भगत, जो बहुत बार पूछी गई है। ये तो मतलब यार समझ लो कि हर साल पूछ ही रहे हैं इसको, तो हर बार मतलब हर सेशन में पूछ रहे हैं इसको, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। भूमिका क्या है, सुजान भगत प्रेमचंद की आदर्शवादी यथार्थवादी कहानी है। देखो, कहानी के नाम से आप समझ जाया करो कि कहानी किस किस वे में जाने वाली है, किस दिशा में जाने वाली है, ठीक है। यह ग्रामीण जीवन और नैतिक मूल्यों को सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। कथा शिल्प क्या है, यानी नैरेटिव टेक्निक कैसी है उनकी, सीधी सरल और क्रमबद्ध कथा विन्यास है। इस कहानी के अंदर घटनाएं स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है, ठीक है। जिस प्रकार ग्रामीण जीवन साधारण सरल होता है, उसी तरह कहानी भी साधारण सरल रूप से आगे बढ़ती है। पात्र शिल्प कैसे हैं, सुजान भगत एक पात्र है, ईमानदार, करुणा और नैतिकता का इसमें प्रतीक है। वह प्रेमचंद के आदर्श पात्रों जैसे होरी, जो गोदान में होता है, की परंपरा में आता है। भोला भला पात्र है एक, ठीक है। ग्रामीण परिवेश का चित्र यहाँ देखने को मिलता है। गांव का जीवन, सामाजिक संबंध, नैतिक मूल्य यहाँ दिखते हैं। लोक जीवन की सहजता कहानी को विश्वसनीय बनाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई किसी गांव, अपने ही गांव की कहानी है, किसी गांव की कहानी जो बगल में है हमारे, ठीक है। भाषा शैली कैसी है, भाषा इनकी है सरल, बोलचाल की खड़ी बोली है। ग्रामीण शब्दावली का प्रभाव ही इसमें प्रभावी प्रयोग होता है, क्योंकि गाँव के पृष्ठभूमि में लिखी गई है, तो गाँव की शब्दावली का प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। भाषा पात्रों के चरित्र के अनुकूल है, कि थोड़ा पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा अलग है, थोड़ा गाँव का है तो उसकी भाषा थोड़ी उस तरह लिखी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है। संवाद शिल्प कैसे है, संवाद है इसमें छोटे, सटीक और भावपूर्ण है। उपदेशात्मकता नहीं है, स्वाभाविक नैतिकता के एग्जाम्पल्स या फिर बातचीत इसमें होती है, ठीक है। भावात्मक प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है कि कहानी पाठक के मन में करुणा और सम्मान जगाती है। नैतिक आदर्श बिना उपदेश के स्थापित होते हैं, मतलब इसमें वो उपदेश नहीं देते हैं, फिर भी इनकी अपने को मतलब पाठक को पढ़ते टाइम पे उसके मन में ऐसी चीज़ें बैठ जाती है कि हाँ ये चीज़ें जो है करनी चाहिए इनको। ये नैतिकता के आदर्श उपदेश दे के स्थापित नहीं कर रहे हैं, वो स्वभावतः उनको जो है पाठक के अंदर डाल दे रहे हैं, ठीक है। निष्कर्षतः क्या बोल सकते हैं कि सुजान भगत का शिल्प और भाषा प्रेमचंद की कला साधना का श्रेष्ठ उदाहरण है। यह कहानी सरलता में छिपी गहराई को सिद्ध करती है कि सरलता में गहराई किस तरह हो सकती है। ग्रामीण समाज के साथ सरल होता है, फिर भी उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी गहरे होते हैं। और प्रेमचंद की कहानी भी इस तरह सरल सपाट बट काफ़ी गंभीर या गहरी कहानी में से एक है, इसलिए बार बार पूछी भी जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे तो ये जो जैसे कि आपको पेयर में जो लास्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको देखो गुल्ली डंडा बार बार आपको बड़े प्रश्न में, बड़े क्वेश्चन में पूछ लेंगे या फिर आपको ऑप्शन में पूछ लेंगे, इनमें से कोई दो करने होते हैं आपको। तो कोई सा भी, जी सुजान भगत पूछ लिया वापस यहाँ पे, है ना, मैंने ऊपर बताया। इसके बाद ये भी, ये सेम एक ही सेशन में पूछ लिया 2 बार इसको, ठीक है। एक यहाँ गुल्ली डंडा भी एक कहानी जो काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है, तो 3 4 5 कहानियाँ ऐसी बार बार पूछी गई है, ठीक है। नाउ इसके बाद अपन फटाफट से मूव करते हैं आधुनिक दलित संदर्भ और प्रेमचंद, ठीक है। ये बड़ा क्वेश्चन है बेसिकली। तो देखिए, प्रेमचंद को यद्यपि आधुनिक दलित साहित्यकार नहीं कहा जा सकता, फिर भी उनका साहित्य दलित चेतना को मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। आधुनिक दलित संदर्भ में प्रेमचंद का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहली बार हाशिए पर पड़े वर्ग को साहित्य का केंद्र बनाया, ठीक है। प्रेमचंद के समय दलित शब्द प्रचलित नहीं था, किंतु शोषित, अछूत, निम्न वर्ग आदि उनकी रचनाओं में उपस्थित होते हैं। उनकी कहानियों में दलित जीवन को सहानुभूति नहीं बल्कि समझ यथार्थ के रूप में चित्रित करा गया है। मतलब प्रेमचंद उनको अपनी कहानियों में लेकर के उनको उपकार नहीं कर रहे थे, वो बेसिकली रियलिटीज़ बता रहे थे कि सोसाइटी में क्या रियलिटी है। जैसे कि सदगति, ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, कफन जैसी कहानियां दलित जीवन की संरचनात्मक पीड़ा को उजागर करती है। प्रेमचंद जाति व्यवस्था को केवल सामाजिक कुरीति नहीं बल्कि आर्थिक और नैतिक शोषण की व्यवस्था मानते हैं। आधुनिक दलित विमर्श जहाँ प्रतिरोध और आत्मसम्मान पर केंद्रित है, वहीं प्रेमचंद का दृष्टिकोण जो है मानवतावादी और सुधारवादी दृष्टिकोण है, ठीक है। प्रेमचंद दलितों को विद्रोही नायक के रूप में नहीं बल्कि संघर्षरत मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फैंटास्टिक लाइन है ये ना। दलित पात्रों की व्यवस्था सामाजिक ढांचे की क्रूरता को उजागर करती, जैसे कि सदगति की दुखिया। आधुनिक दलित साहित्यकार जो है
प्रेमचंद पर ये आरोप लगाते हैं कि वे दलित चेतना के भीतर से नहीं लिखते हैं बल्कि बाहर से देखते हैं। फिर भी सत्य यह है कि प्रेमचंद ने दलित प्रश्न को मुख्य धारा साहित्य में प्रवेश दिलाया। प्रेमचंद का साहित्य दलित विमर्श की भूमि तैयार करता है, जिस पर आगे चलकर दलित साहित्य खड़ा हुआ। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि आधुनिक दलित संदर्भ में प्रेमचंद को पूर्ववर्ती चेतना का प्रतिनिधि माना जा सकता है, न कि पूर्ण दलित लेखक। कि ठीक है, वो पूर्णतः दलित लेखक नहीं थे, या फिर उन्होंने दलितों को जो है पूर्णतः उन्होंने यथार्थ को दिखाने का प्रयास किया है, बट आजकल के जो दलित साहित्यकार है वो उनको कहते हैं कि प्रेमचंद जो है प्रॉपरली नहीं लिख रहे थे ऐसा। बट स्टिल उनकी कहानियों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ के उस समय के समाज की यथार्थ स्थिति क्या है। ठीक है, तो आप इस तरह लिखोगे। इसके बाद पारिवारिक यथार्थ और सुजान भगत, ये कहानी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, तो आपको इसको यहाँ से रीड कर लेंगे। काफ़ी सामान्य ढंग से जो लाइनें लिखी गई, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। गुल्ली डंडा में व्यक्त जीवन मूल्य। देखो, गुल्ली और डंडा गाँव में दरअसल ज़्यादा खेला जाता है, और प्रेमचंद की कहानियों में दरअसल गाँव की पृष्ठभूमि ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें कहानी में क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। दो पात्र होते हैं जो बचपन में दोस्त होते हैं, ठीक है, साथ पढ़ते हैं, बट कुछ टाइम बाद जो है वो जब वो छोटी क्लास में होते हैं तो एक जो शहर चला जाता है, एक गाँव में रह जाता है। ये जो गाँव रह जाता है वो दलित होता है, ये थोड़ा सा अपर क्लास का होता है, बट इनकी दोस्ती में ऐसी कोई बात नहीं होती है। बट जब ये सक्सेसफुल होकर गाँव लौटता है तो इसको देखता है कि ये आज भी वहीं है और ये कहाँ पहुँच गया है। इसके बाद इनमें द्वंद्व होता है कि शुरू में हम गुल्ली डंडा खेलते थे, बट आज हमारे बीच में कितनी दूरियां आ गई है। तो शहर और गांव का जो द्वंद्व है इस कहानी में दिखता है। ठीक है, तो गुल्ली डंडा प्रेमचंद की प्रतीकात्मक कहानी, जिसमें बाल जीवन के माध्यम से जीवन मूल्य व्यक्त किए गए हैं। खेल या मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन दर्शन का माध्यम बनाया गया है। कहानी बालक के स्वाभाविक उत्साह, स्वतंत्रता और आनंद को रेखांकित करती है। गुल्ली डंडा सामाजिक असमानता के बीच समानता का अनुभव करता है। ठीक है, कहानी यह दिखाती है कि बचपन में वर्ग, जाति और धन का भेद गौण हो जाता है। खेल जीवन में अनुशासन, सहयोग और संघर्ष सिखाता है। प्रेमचंद बाल मनोविज्ञान को गहराई से समझते हैं। कहानी में सरलता, निष्कपटता और स्वाभाविकता प्रमुख जीवन मूल्य है। आधुनिक भौतिक जीवन के विपरीत यह कहानी सहज आनंद का महत्व बताती है। सहज आनंद का महत्व क्या होता है वो बताती है। आधुनिक जीवन के आज के टाइम की जो भौतिकता से भरी हुई जीवन शैली, उसके विपरीत वो जो है सहजता को, आनंद का महत्व, सहजता वाला जो आनंद है उसका महत्व बताती है। गुल्ली डंडा जीवन में संतुलन और सामूहिकता का प्रतीक बनते हैं। कहानी ये संदेश देती है कि जीवन की सार्थकता साधनों में नहीं, अनुभवों में है। खेल के माध्यम से सामाजिक सहभागिता विकसित होती है। प्रेमचंद आधुनिक जीवन की कृत्रिम अप्रत्यक्ष व्याख्या करते हैं। आधुनिक जीवन की वो व्याख्या तो करते हैं, भले कृत्रिम हो, बट वो अप्रत्यक्ष ढंग से जो है इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि कहानी बाल जीवन के माध्यम से मानवीय मूल्यों का पुनर्स्मरण करती है। निष्कर्ष गुल्ली डंडा सरल जीवन, सामूहिक आनंद और नैतिक सहजता का प्रतीक है। बहुत ही अच्छी कहानी है बेसिकली ये। ठीक है, इसके बाद ये प्रश्न तो पूछा नहीं गया, बट स्टिल मैंने इसको मेंशन कर दिया क्योंकि कभी पूछ लें दोबारा से। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो प्रेमचंद की व्यंग्य दृष्टि में मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। देखो, व्यंग्य का स्वरूप कैसा है, आपने अपने क्वेश्चन पढ़ लिए प्रेमचंद के बारे में तो आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। प्रेमचंद का व्यंग्य कटाक्षपूर्ण नहीं होता बल्कि करुणा से भरा हुआ होता है। उनका व्यंग्य जो है समाज की विकृत व्यवस्थाओं पर प्रहार करता है, व्यक्ति पर नहीं। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करता, समाज की जो विद्रूपता है उन पर व्यवहार प्रहार करता है। तो व्यंग्य का स्वरूप इस प्रकार का है ना, इस प्रकार व्यंग्य करते हैं वो। सामाजिक व्यंग्य किस तरह के, जैसे कि शतरंज के खिलाड़ी में मीर और मिर्जा के पात्रों द्वारा नवाबी पतन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अंग्रेजी शासन की उपेक्षा के बीच दोनों पात्र शतरंज में डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को कब्जे में कर लिया, बट जो शतरंज के खिलाड़ी के रूप में जो पात्र है वो शतरंज में डूबे हुए हैं। अंग्रेज जो उनके देश का शोषण कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये राजनीतिक निष्क्रियता पर लिखी गई कहानी है। तो इस प्रकार का सामाजिक व्यंग्य है। आर्थिक व्यंग्य में पूछ की रात का जो हल्को या दयनीय स्थिति भारतीय किसान की व्यवस्था पर मौन व्यंग्य है। ठंड से कांपता हुआ हल्को और साहूकार की कठोरता व्यवस्था की विडंबना को उजागर करती है। तो इस प्रकार आर्थिक व्यंग्य करते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक, इस प्रकार के व्यंग्य जो आप लिख सकते हो पॉइंट बना के। ठीक है, नैतिक पाखंड पर व्यंग्य करते हैं, जैसे कि कफन में घीसू और माधव का व्यवहार समाज की नैतिक खोखलेपन पर गहरा व्यंग्य है। शौक के नाम पर शराब भोज सामाजिक पाखंड को उघाड़ता है। वो कहते हैं कि एक दलित व्यक्ति के पास खाने को, पेट भरने को पैसे नहीं है और मरने के बाद भी व्यक्ति को जो है ढंग का कफन क्यों चाहिए। कहने का मतलब ये है इस कहानी का, है ना। कफन का मेन कंटेक्स्ट ये है कि घीसू और माधव ये पिता पुत्र है। इसके बेटे की पत्नी जो है बेसिकली प्रेग्नेंट है, बट वो जो है मेडिसिन नहीं ले पाती और रात में तड़प तड़प के मर जाती है। ठीक है, ये दोनों बाहर बैठ के, सर्दी है तो सर्दी में इनको खाना चाहिए, खाना है नहीं इनके पास में, तो आलू को ये खीर मतलब बेसिकली करते हैं कि इसको
जो अंगारे होते हैं उनके अंदर जो रखते हैं और उसको खाना स्टार्ट करते हैं। सुबह जब ये मर जाती है तो ये थोड़ा ड्रामा करते हैं बेसिकली, और ये पूरे गांव से जो है चंदा लेने या मतलब कफन के लिए पैसे मांगने चले जाते हैं। तो ये बेसिकली कहते हैं कि ये फिर इसका पिता लास्ट कहानी में कहता है कि मतलब आजीवन तो ये तड़पती रही, परेशान रही, और मरने पर इसको भी क्या कफन चाहिए, मरने पर कफन का क्या मतलब जब जीवन भर आदमी को सुखी नहीं रह सका। तो बेसिकली नैतिक पाखंडता पर व्यंग्य किया गया इस कहानी में। निष्कर्ष से क्या कह सकते हो कि प्रेमचंद का व्यंग्य सुधारवादी और मानवीय है। वे हंसाते नहीं, सोचने को मजबूर करते हैं। ठीक है, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। गुल्ली डंडा में अभिव्यक्त सभ्यता समीक्षा का स्वरूप कैसा है? तो देखो ये मैंने आप अभी जस्ट इस कहानी के बारे में बताया मैंने आपको। तो गुल्ली डंडा बचपन के खेल के माध्यम से आधुनिक सभ्यता की आलोचना करती है। सभ्यता बनाम सहजता के ऊपर देखो क्या बोलते हैं कि कहानी में बालक खेल का प्रतीक, जीवन का प्रतीक है बेसिकली। आधुनिक सभ्यता कृत्रिमता और अनुशासन थोपती है। आधुनिक जीवन में ये तो रहा ना, कृत्रिमता है, सब दिखाने पे तुले हुए हैं, और अनुशासन, जबरदस्ती की डिसिप्लिन, मशीनरी लाइफ हो गई बेसिकली। ठीक है, सो सहजता पर जो है बल देते हैं इस कहानी के अंदर। वो सामाजिक दृष्टि कैसी, खेल में जाति वर्ग अमीरी गरीबी का भेद नहीं होता, जबकि ये समानतावादी सभ्यता होती है। यहाँ पर जात, जब बच्चे खेलते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं कौन किस जात का है, किस वर्ग का है, कौन अमीर कौन गरीब है। वो समानतावादी सभ्यता का प्रतीक है। जबकि आधुनिक समाज में इसके विपरीत भेदभावपूर्ण व्यवस्था जो देखने को मिलती है। मूल्य संघर्ष कैसा होता है इसमें, तो बालक की स्वतंत्रता बनाम बड़ों का अनुशासन, यही सभ्यता समीक्षा का केंद्र है। बालक की स्वतंत्रता बनाम बड़ों का अनुशासन, ये सभ्यता और समीक्षा का केंद्र है। निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि गुल्ली डंडा आधुनिक सभ्यता की अमानवीयता पर शांत आलोचना है। गुल्ली डंडा आधुनिक सभ्यता की अमानवीयता पर जो है शांत आलोचना है। फिर वापस मनोवृत्ति कहानी आपकी बार पूछी जाती है, दोबारा मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद किसान और प्रेमचंद, ये काफ़ी ज़्यादा जो है, किसान चूंकि उनकी कहानी में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है उनका, तो ये कहानी जो है प्रेमचंद की है। इस पर जो है, इस पर प्रश्न दरअसल पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। ठीक है, तो किसान समस्या और प्रेमचंद पर गया, वो क्या लिखते हैं इसको देखते हैं। किसान केंद्रित दृष्टि कैसी, प्रेमचंद भारतीय साहित्य में किसान जीवन के बड़े कथाकार है ना, बड़े सबसे बड़े कथाकार है। जैसे कि उनकी कहानियां, जैसे कि पूस की रात का हल्कू और सवा शेर गेहूं, ये भी इनकी कहानी है। इसमें एक पात्र है शंकर और गोदान का होरी। ये एग्जाम्पल आप लिखोगे, ठीक है, इनको आप लिख देना। इसके बाद शोषण की संरचना कैसे देखिए, तो बेसिकली किसानों के लिए शोषण करने वाले कौन थे? किसानों को शोषण करने वाले साहूकार थे, जमींदार, व्यवस्था मिलकर किसानों को तोड़ती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी यहाँ देखने को मिलती है। किसान केवल आर्थिक नहीं, मानसिक शोषण का भी शिकार होते हैं। निष्कर्षतः प्रेमचंद का किसान साहित्य भारतीय ग्रामीण जीवन का यथार्थ दस्तावेज है। ठीक है, साधारण सी बात साधारण शब्दों में जो आपके सामने समझ सकते हो आप इस चीज़ को। इसके बाद किसान समस्या के संदर्भ में प्रेमचंद की कहानी का विश्लेषण करिए, तो वापस वही चीज़ है। ठीक है, आर्थिक शोषण है यहाँ पे, ऋण और गुलामी है ना, वापस वही एग्जाम्पल लिखना है आपको। आर्थिक शोषण है, ऋण और गुलामी है। ठीक है, पूस की रात का एग्जाम्पल लिखोगे यहाँ पे, इसको कंबल खरीदने के पैसे नहीं होते इसके पास में, है ना, तो व्यवस्था पर यह सब व्यवस्था क्रूरता दिखाती है। ऋण और गुलामी, सवा शेर गेहूं में क्या होता है, शंकर थोड़े से अनाज के बदले जीवन भर साहूकार की गुलामी करता है। ये कहानी बताती है कि किसान का कर्ज केवल आर्थिक नहीं, मानसिक दास्ता भी बन जाती है। सामाजिक अपमान भी जो है बनता है। किसान समाज में सम्मान से वंचित है, मेहनत के बावजूद उसे निकृष्ट समझा जाता है। जबकि खाने के लिए तो दाने ही चाहिए होते हैं ना, कोई पैसा थोड़ी खाता है इंसान। बट किसान का जो रेस्पेक्ट है वो उस टाइम पे नहीं था, और आज भी कभी कभी देखने को मिलता है कि किसान की उतनी इज्जत नहीं की जाती है। ठीक है, मंच से भले उनकी बुरी बुरी प्रशंसा कर दें कभी कभी, बट उसका दरअसल जमीनी स्तर पर जो है उसको इतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। सो इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। किसान का मनोविज्ञान, किसान विद्रोह नहीं, सहनशील और विवश है। प्रेमचंद इस मौन पीड़ा को गहराई से उभारते हैं। ठीक है, सो निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि प्रेमचंद की किसान कथाएं भारतीय समाज सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विडंबनाओं का दस्तावेज है। इस प्रकार आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, विध्वंस कहानी पर फिर से वापस के एक प्रश्न है, इसका शिल्प विधान पूछ लेते हैं। कभी इसका प्रतिपाद्य पूछ लेंगे, कभी शिल्प विधान पूछ लेंगे। शिल्प में क्या पूछेंगे कि कथानक किस प्रकार का है, कि कथानक जो है धीरे धीरे कहानी किस तरफ बढ़ती है, तनाव, मतलब धीरे धीरे तो उसमें धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है, विकसित होती है, और बाद में उसमें तनाव आ जाता है। बाहरी घटना से अधिक इसमें भीतर की टूटन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि व्यक्ति बाहरी द्वंद्वों से नहीं, बाहरी परेशानियों से नहीं, अंदर से टूटता है। राइट, प्रतीकात्मक अर्थ है पूरी कहानी में। विध्वंस का अर्थ मतलब भौतिक विनाश ही नहीं होता, सामाजिक और नैतिक पतन का प्रतीक भी जो है ये है। पात्र निर्माण भी यहाँ लिखने, पात्र व्यक्तिगत होते हुए भी सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका व्यवहार सामाजिक परिस्थितियों से नियंत्रित होता है। ठीक है, दृष्टिकोण कैसा है कि प्रेमचंद तटस्थ रहते हुए व्यवस्था की आलोचना करते हैं, वे घटना नहीं उसके कारणों को उभारते हैं। भाषा और शैली कैसी है, तो भाषा सरल, संयत और तथा तथ्यात्मक है। भावुकता के बजाय विचार प्रधान प्रस्तुति उनकी है, कि यहाँ भावुकता नहीं, इसमें क्या है, विचार जो है वो अपने बताते हैं। ठीक है, विचार प्रधानता है इसमें। ठीक है,
विध्वंस, इसका निष्कर्ष क्या कह सकते हैं कि विध्वंस का शिल्प प्रेमचंद की यथार्थवादी कथा कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद समर कहानी, ये एक पूछी नहीं गई है ना, मैंने एक्स्ट्रा में दी है इसको। गुल्ली डंडा कहानी की जो समीक्षा करनी है, वापस आपको कथा मूल्य, जीवन, सभ्यता, समीक्षा, भाषा शैली, इस पे लेकिन बताना है। निष्कर्षता आप कह सकते हैं गुल्ली डंडा मान्य मूल्यों की मौन नहीं बल्कि गहरी आलोचना है। जुलूस कहानी भी बार बार तो नहीं पूछी गई, एक दो बार पूछी गई है, तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा पढ़ सकते हो यहीं पे, है ना। तो इस प्रकार इसमें भी यही चीज़ देखने को, जुलूस में क्या है, जुलूस का मतलब क्या है, जुलूस किस तरह कौन निकालते हैं, यही सत्ता वाले निकालते हैं, सत्ता वगैरह, है ना, भीड़ वगैरह, ये इससे रिलेटेड है बेसिकली। तो केंद्रीय विषय जुलूस भीड़ और सत्ता के संबंधों की कहानी है। भीड़ का मनोविज्ञान किस तरह का होता है कि व्यक्ति भीड़ में अपनी पहचान खो देता है, विवेक तो नष्ट हो जाता है। राजनीतिक व्यंग्य क्या है कि नेता भीड़ का उपयोग करते हैं, जनता भावनात्मक रूप से शोषित होती है। सामाजिक यथार्थ क्या है, लोकतंत्र की खोखली वास्तविकता उजागर होती है जुलूस कहानी से, कहने का सिंपल सा मतलब, है ना। जुलूस प्रेमचंद की राजनीतिक चेतना का एक सशक्त उदाहरण है। ठीक है, सो इस प्रकार ये वापस वही प्रश्न है ना। ये प्रश्नों पर आप जो है इनको आप रीड कर सकते हो यहाँ पे। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे इसको एक्सेस कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपके 10 ये MSD 10 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। इसके बाद 11 और 12 का वीडियो भी आपके चैनल पे आ जाएगा। सो स्टे ट्यून एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके बाद। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो आप इसके नीचे पूछ सकते हो। बाकी आपकी जो व्याख्या वाला प्रश्न है, उस व्याख्या वाले प्रश्न में आपको कुछ अलग नहीं करना है। देखो मैं बताऊँ आपको सिंपल सा, मैंने आपको जैसे कि 6-7 कहानियाँ तो इसमें बताई दी है। ठीक है, 6 से 7 कहानियाँ मैंने आपको बता दी, तो इसका मतलब ये है कि यही इंपॉर्टेंट कहानियाँ हैं, है ना। इसके अलावा आप 4-5 कहानियाँ एक बार और देख लेना, जो आपकी व्याख्या पूछी गई है उसको देखोगे, ऐसे करके आप 10 कहानियों की लिस्ट बना लोगे, है ना। 10 कहानियों के नाम लिख लोगे बेसिकली, और उनमें थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में जान लोगे कि अच्छा इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। इसके बाद जब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसकी व्याख्या को पढ़ना। ठीक है, उसको उस लाइन्स को पढ़ना, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये कहानी किसान के बारे में है तो अच्छा इससे हो सकती है, स्त्री के बारे में तो ये इससे हो सकती है, दलित से है तो ये इससे हो सकती है। तो आप इस तरह से लिख के आप उसका जिक्र कर दोगे ना, तो आपका व्याख्या वाला प्रश्न आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, so I hope you all the best and thank you so much for watching till then and we'll meet in next video. Thank you so much. Jai Hind.